Hello everyone and welcome back to another episode of Candid Tales. I am Garima and today we are with Dr. Sanjeev Tripathi, who is a clinical psychologist and deals with the patient who suffer the issues of anxiety, depression and mental illness. Dr. Sanjeev Tripathi, welcome to our show and thank you so much for being here. Thank you. Starting with the mental illness problem, I think मेंटल इलनेस का जो इशू है वो अभी ज़्यादा अवेयरनेस उसके बारे में बढ़ रही है. लोगों को पता चल रहा है कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ भी मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप मेंटल फिटनेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ द पर्सन इज़ मेंटली फिट तो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो कि मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस का एब्सेंस नहीं है. मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि किसी को मेंटल इलनेस नहीं है तो वो मेंटली हेल्दी है. एक्चुअली मेंटल हेल्थ अपने आप में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव वर्ड है. मेंटल हेल्थ मतलब अगर आप हेल्दी हैं, जैसे फिजिकली आप हेल्दी महसूस करते हैं, ऐसे ही आप अपने आप को मेंटली कितना हेल्दी महसूस करते हैं. आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. आप जब कोई काम को करते हैं तो आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ, कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ करते हैं, आप उसमें कितना 100% इन्वॉल्व होते हैं. या आपके लिए कोई सिचुएशन कभी किसी परिस्थितियों में आपके लिए वो स्ट्रेसफुल हो जाती है. अगर वो स्ट्रेसफुल हो रही है तो आप कहीं ना कहीं फिर वो आप मेंटल इलनेस या मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं आपको वो करता है कि आप किसी मेंटल इलनेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन अगर आप किसी भी क्रिएटिविटी में, किसी भी प्रोडक्टिविटी में या अपने किसी रूटीन में आप किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव स्थिति महसूस नहीं करते हैं तो वो मेंटल हेल्थ है. तो मेंटल हेल्थ को हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में समझेंगे कि मेंटल हेल्थ अपने आप में एक पॉजिटिव होना, अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करना, ये मेंटल हेल्थ है. ये बात तो आपने सही बोली है कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो कैलकुलेशन है, उसको ही मेंटल फिटनेस कह सकते हैं. डॉक्टर सिड वॉरियर एक बहुत ही फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी. उन्होंने इसमें ये बोला था कि मेंटल फिटनेस को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब आपके ऊपर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है, जब आपका एनवायरनमेंट आपको स्ट्रेस दे रहा है, उस टाइम पे आप कैसे डील करते हैं उस चीज़ से, वो मेंटल फिटनेस कहलाती है. यस डेफिनेटली. उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, कैसे अपना कॉन्फिडेंस आप सस्टेन करके रखते हैं, उस चीज़ को मेंटल फिटनेस कह सकते हैं. Yes. जैसे अभी सब नॉर्मल चल रहा है. अभी फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें, जब वायरस हमें अटैक करता है या बैक्टीरिया हमें अटैक करता है, तब पता चलता है कि आप कितने फिजिकली फिट हैं. वैसे ही मेंटल फिटनेस तब डिफाइन कर सकते हैं जब आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हो. यस. आपका क्या टेक है इस पर सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आप किस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एक तरीका है वो कितना कॉन्फिडेंटली आप उसका डील कर पा रहे हैं, और वो सिचुएशन आपके लिए कितनी स्ट्रेसफुल हो रही है, और अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हैं, ये एक्चुअली मेंटल हेल्थ है. बिल्कुल. मेंटल हेल्थ के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहला उसमें एंजाइटी है. मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी कि एंजाइटी एग्जैक्टली होती क्या है. जैसे कई लोग बोलते हैं कि घबराहट होना एंजाइटी होती है, या पसीना आना एंजाइटी हो सकती है. बट एग्जैक्टली मेडिकल टर्म्स में एंजाइटी होती क्या है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंजाइटी हो रही है? देखिए, बेसिकली एंजाइटी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. जैसे आपने मुझे बताया वो सिम्टम्स हैं. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें जनरलाइज एंजाइटी आती है, इसमें पैनिक डिसऑर्डर आता है, इसमें ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आता है, इसमें फोबिया का जो प्रॉब्लम होता है वो देखने को मिलता है. तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये सब एंजाइटी के अंदर आते हैं. अब अगर आप किसी किसी डिसऑर्डर से आप सफ़र कर रहे हैं तो आप में उस तरह के सिम्टम्स होंगे. अगर आप जनरलाइज एंजाइटी वाले व्यक्ति हैं तो जनरलाइज एंजाइटी वाला व्यक्ति हर सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन महसूस करता है जहाँ पर उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है, या वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और सिचुएशंस को अवॉइड करता है, क्योंकि उसके अंदर उतना इनफ कॉन्फिडेंस नहीं होता. हमेशा एक एंजाइटी की सिचुएशन में होता है वो. उसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. उसको जब कोई सिचुएशन में जाता है तो घबराहट होने लगती है, उसको किसी तरह का पैल्पिटेशन होने लगता है. तब उस तरह के सिम्टम्स उसमें जनरल एंजाइटी वाले लोगों में देखने को मिलते हैं. ऐसे ही अगर हम ओसीडी की बात करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति में एक ही तरह के विचार बार बार आते हैं, और वो विचार उसको किसी एक्शन को करने के लिए मजबूर करते हैं. वो बार बार हाथ धोता है या बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करता है
या बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद करता है, चीज़ों को ऑर्डर में करता है, काउंटिंग में करता है, इस तरह के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पैनिक डिसऑर्डर की, तो पैनिक डिसऑर्डर में उसको अचानक से घबराहट होती है, ये बिना किसी कारण की होती है, कुछ देर में उसको घबराहट होने लगती है, 10-15 मिनट के लिए एकदम से उसके लिए उस स्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसको कई बार इसमें बहुत अच्छी बात है समझने वाली कि पैनिक डिसऑर्डर वाले लोग जो है उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये उनकी एंजाइटी की वजह से हो रहा है। तो कई बार वो कोई फिजिकल सिम्टम्स की तरह उसको लेते हैं और वो अपने किसी भी फिजिशियन से या किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी सारी जांचें, सारे चेकअप करवाते हैं, सारा ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल आता है जांचों में, और उसके बाद कहीं बहुत समय बाद उनको ये रियलाइज़ होता है या कोई डॉक्टर उनको ये बताता है कि शायद ये प्रॉब्लम जो आपको हो रही है शायद एंजाइटी की वजह से हो सकती है। तब वो रियलाइज़ करते हैं कि इनको पैनिक डिसऑर्डर है। अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक आने का डर, बार बार पैनिक अटैक लाता है। वो जो सिचुएशन उसके लिए होती है उसमें इतना घबरा जाता है, उसको लगता है शायद मुझे कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें मैं बचूंगा नहीं, तो वो हमेशा, और वो सिचुएशन दोबारा ना आ जाए उससे इतना भयभीत होता है कि उस डर की वजह से उसके अंदर दोबारा पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो वो हमेशा एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहता है और हमेशा वो किसी के साथ में रहना पसंद करता है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो फिर वो किसी को साथ में लेकर ही चलेगा या घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। तो ये उसका इफेक्ट उसके प्रोफेशन पे आता है, उसके सोसाइटी के जो रिलेशन है उसमें, सोशल स्किल्स में आता है। ऐसे ही और भी डिसऑर्डर है। हम फोबिया की बात करें तो पर्टिकुलर किसी तरह के चीज़ों के डर उसके अंदर होते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो उसमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसका कोई ट्रॉमा उसकी लाइफ में होता है, उससे वो ओवरकम नहीं कर पाता है, तो उसके बाद वो एंजाइटी में चला जाता है। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अलग अलग डिसऑर्डर में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। इन सबकी अगर हम बात करें तो ये सब मिलकर एक एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉमन सिम्टम्स हैं। आपने बताया पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो इंसान को ये चीज़ करने को फोर्स कर देते हैं कि यार मेरे साथ ये चीज़ फिर से हो सकती है। तो ये चीज़ें ट्रॉमा से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपके जीवन में पहले कुछ चीज़ हुई है, वो रिपीट ना हो, उसके कारण भी आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। यस, पैनिक अटैक बहुत कॉमनली सिचुएशन के साथ भी जुड़ा होता है। जब हम पैनिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो पैनिक डिसऑर्डर किसी भी कंडीशन में आ जाता है, उसके लिए कोई कारण जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब हम पैनिक अटैक की बात करते हैं तो एंजाइटी में पैनिक अटैक कॉमन होते हैं। पैनिक अटैक में व्यक्ति कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें पहले कभी उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई है या वो उस समय बहुत डिफिकल्टी महसूस किया है उसमें, जब उस सिचुएशन से जुड़ी हुई बात उससे की जाती है या उस सिचुएशन का जब वो सामना करता है या उस तरह के थॉट्स उसको जब भी आते हैं तो उसमें सेम वही उसी तरह के सिम्टम्स उसमें दोबारा आने लगते हैं। तो ये पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी वो सिचुएशन सामने आती है या उस तरह की परिस्थिति उसके सामने आती है या एक बार उसकी बात भी जब उससे की जाती है या उस तरह के थॉट जब उसके अंदर आने लगते हैं तो उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। वेज क्या है इसको क्योर करने के, अगर आपको घबराहट बार बार हो रही है तो? सॉरी, मैं बोल रही हूँ कि वेज क्या है इसको क्योर करने के, अगर आपको वही पुरानी चीज़ों के घबराहट आपको बार बार हो रही है तो उससे बाहर आने के तरीके क्या है? उसके बाहर आने के तरीके देखिए, वो उसके तरीके जब हम बात करते हैं तो बेसिकली तो हम एक प्रोफेशनल सेटअप में ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है और उसको हम उस सिचुएशन का सामना करने के लिए पहले हम उसको तैयार करते हैं। तो हमको उसमें कई बार कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज वगैरह उसको करवानी होती हैं। जब उसकी एंजाइटी थोड़ी कम होती है तब हम उस सिचुएशन से उसका सामना करवाते हैं। तो जब भी हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या पैनिक वाली सिचुएशन से किसी व्यक्ति को बाहर लाना चाहते हैं तो हम उससे दूर ले जाकर उसको बाहर नहीं ला सकते। हमको कहीं ना कहीं उसका सामना तो उसको करवाना ही पड़ेगा। तो जब हम उसका सामना करवाते हैं तो उसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो धीरे धीरे हम उसके डर को निकालते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ साइकोथेरेपीज होती हैं जो उसमें उसकी मदद करती हैं, तब वो अपने उस सिचुएशन से बाहर आ पाता है। तो ये बात तो आपने सही बोली है कि आपको अगर किसी चीज़ को ओवरकम करना है तो उसको फेस करके उसको ओवरकम किया जा सकता है। थेरेपी के बारे में लोगों को अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि मेंटल फिटनेस भी इतनी इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए भी आपको थेरेपी की आवश्यकता अगर पड़े तो आप उसको ले सकते हैं। थेरेपी एक्चुअली में होती क्या है, मतलब अगर आपको किसी को समझाना है कि थेरेपी क्या है, किसी को नहीं पता है, तो थेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है? एक्चुअली अगर हम बात करें सिर्फ थेरेपी क्या है उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है कि हम सिर्फ बात करें कि कोई एक थेरेपी है जो सब पे इस्तेमाल की जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी साइकोथेरेपीज होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। वो पर्टिकुलर उसके डिसऑर्डर्स कौन सा है, उसके सिम्टम्स किस तरह के हैं, उससे रिलेटेड उसको वो थेरेपी दी जाती है। तो कई बार जैसे आज बहुत ज़्यादा जो अभी ट्रेंड में है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मैं अगर सिर्फ एक ही थेरेपी की बात करूँ
तो लोग जब किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं तो उनमें कुछ बिलीव्स होते हैं जिसको हम मालअडप्टिव बिलीव्स बोलते हैं। उनमें कुछ एक पैटर्न होता है थॉट्स का, जो रिपीटेटिव थॉट्स उनको आते हैं और ऑटोमेटिक थॉट्स उनको आते हैं। तो उन बिलीव्स से उसको कैसे बाहर लाना है, उस बिलीव्स को कैसे तोड़ना है, उसके मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं। वो एक तरह की बातचीत ही है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड है, मतलब उसका एक साइंटिफिक तरीका है। उस तरीके से जब उससे बात करते हैं, उसके वो जो सिम्टम्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इरेशनल थॉट भी होते हैं, उन इरेशनल थॉट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके इरेशनल बिलीव्स को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको फिर कैसे तोड़ना है, उसका जो मनोवैज्ञानिक तरीका है उससे बातचीत करके उसके इरेशनल थॉट को या उसके इलॉजिकल थॉट्स को हम कैसे लॉजिकल करेंगे, उसको उदाहरण के द्वारा, उसको सिचुएशन में डालकर या उसको एक्सपीरियंस कराकर जब उसके बिलीव को तोड़ते हैं, उस मनोवैज्ञानिक तरीके को, उस विधि को हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऐसे ही अलग अलग तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें अलग अलग तरह की बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपीज काम करती हैं। वो सब मिलकर हम कहते हैं कि ये थेरेपीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ पर काम करती हैं। मेंटल फिटनेस जो है वो आपके ब्रेन से ही रिलेटेड है कि आप अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अगर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो देयर आर लेस चांसेस कि आप मेंटल इलनेस की तरफ जाएं। डॉक्टर सेठ वॉरियर जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ये बात को ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपकी बॉडी एक हार्डवेयर है और आपका माइंड एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसमें। तो हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से फिटनेस क्यों ज़रूरी है इसका रीज़न सबको पता है, लेकिन सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से भी फिटनेस इम्पॉर्टेंट है। उसका वो बताते हैं कि क्योंकि माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और वो स्टिमुलस एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। तो आपका जितना ज़्यादा पॉजिटिव आपका माइंडसेट होगा, आपकी स्टिमुलस उतने ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। तो आप बताइए, मेंटली अगर आपको फिट होना है, मेंटली आपको इलनेस से दूर रहना है, तो क्या उसके वेज हो सकते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लाती हैं, जो स्टिमुलस होते हैं। ये स्टिमुलस कई बार कॉन्शियसली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको ऐसा लगता है कि चीज़ें सिर्फ हमारी लाइफ में हो रही हैं और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन में आएगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा या एंजाइटी में चला जाएगा। ये पूरी तरह सही नहीं है। जब आप किसी सिचुएशन में जाते हैं तो उस समय आप किस तरह से सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जब आप सोच रहे होते हैं तो वो जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स आपके अंदर वो कहीं ना कहीं वो स्टिमुलस उसके अंदर आप दे रहे होते हैं अपने ब्रेन को। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव स्टिमुलस आप अपने आप को दे रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव स्टिमुलस अपने आप को दे रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। पॉजिटिव स्टिमुलस को आप जब आपको पता है कि आप कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही है और उसका एक थॉट, नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ रहा है, तो आप उसको वहीं चैलेंज करो। आप बोलो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता, या मुझे इस तरह सोचना चाहिए। तो उसके जो भी और भी एस्पेक्ट होते हैं, उसके और भी डायमेंशन होते हैं सोचने के। जब आप उसको इनिशियल लेवल पर ही अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको आप बदल लो, उस पैटर्न को, उस बिलीव्स को, तो डेफिनेटली आप एक किसी गंभीर इलनेस की तरफ जाने से आप बहुत इनिशियल लेवल पर ही अपने आप को रोक लोगे। तो ये सिलेक्शन अपने हाथ में तो है। जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है आपको पॉजिटिव रहने के लिए, आपके माइंड को काम करने के लिए, आपके माइंड को पॉजिटिव अप्रोच में ले जाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो इसके पीछे साइंस क्या है? मेडिटेशन क्यों मेंटली आपको फिट रखने में हेल्प करता है? इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। एक्चुअली मेडिटेशन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है किसी भी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन में। अगर मैं ऐसा भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा, हालांकि पूरी तरह सही भी नहीं होगा। मेडिटेशन आपको मदद करता है किसी भी मेंटल इलनेस में जाने से रोकने के लिए, या आप किसी मेंटल इलनेस से बाहर आ गए हैं, अब आप मेडिटेशन से जुड़ जाएं तो आप दोबारा आप रिलैप्स नहीं होंगे। मेडिटेशन अपने आप में थेरेपी की तरह काम इनिशियल लेवल पर कर सकती है, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर किसी मानसिक समस्या में आ गए हैं, जब वो डायग्नोस हो गई है कि आपके अंदर सीवियर एंजाइटी है, सीवियर डिप्रेशन है, या किसी तरह की मेंटल इलनेस है, तो उस समय आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, आपको थेरेपीज़ में जाना चाहिए, आपको मेडिसिन में जाना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन, कई बार हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो अपनी मेंटल इलनेस को मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से या किसी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसमें कई बार वो सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। मेडिटेशन में आपको मैं एक बहुत सिंपल से उदाहरण से देख के समझाता हूँ कि
कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप खाली बैठते हैं ना, आप खाली बैठते हैं। अगर कोई एंजाइटी वाला व्यक्ति है उसके साथ तो प्रॉब्लम ही है कि जब वो खाली बैठता है तो उसको और ज़्यादा थॉट आते हैं, उसको और ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, तो वो उसकी एंजाइटी को और बढ़ा देते हैं, उसके डिप्रेशन को और बढ़ा देते हैं। तो हम बिल्कुल मना करते हैं कि अभी आप मेडिटेशन मत करिए, क्योंकि आप मेडिटेशन ही करने की कंडीशन में नहीं है। मेडिटेशन अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इवन अगर जैसे आप समझे से आप नॉर्मल हैं और आप अभी नीचे डिसऑर्डर में आ गए, तो आपको थेरेपीज हेल्प करेंगी नॉर्मल करने में, तो थेरेपीज आपको नॉर्मल करती है। मेडिटेशन आपको बियॉन्ड नॉर्मल ले जाता है, मतलब मेडिटेशन आपको नॉर्मल से भी ऊपर ले जाता है। तो लेकिन आप मेडिटेशन करने की स्थिति में हैं या नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत सैडनेस महसूस करते हैं तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन में जाइए, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो डायग्नोस हुआ है, आपको प्रॉपर किसी प्रोफेशनल के पास आप गए हैं या आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स उसके महसूस हो रहे हैं, तो पहले आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। अगर वो आपको बोलता है कि आपका अभी बहुत इनिशियल लेवल है और आप मेडिटेशन वगैरह करिए, योगा करिए, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो उसने डायग्नोस किया है कि आपको सीवियर एंजाइटी, सीवियर डिप्रेशन है, सीवियर मेंटल इलनेस है किसी तरह की, तो आप मेडिटेशन अभी ट्राई मत करिए। पहले आप मेडिसिन लीजिए या फिर आप किसी तरह की थेरेपीज लीजिए, उसके बाद फिर आप मेडिटेशन से जुड़िए। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे जो इस इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, उन सबके बीच में कोई ना एक बात तो कॉमन होगी ही। तो मेनली जो पेशेंट्स हैं अभी इस एज में, जो हमारे एज के हैं, जो 25-30 इयर्स के बीच में, वो उनके रीज़न क्या होता है, उनका एक कॉमन रीज़न क्या होता है एंजाइटी से या डिप्रेशन से सफ़र करने का? देखिए, एक आपने पूछा कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो हाँ। सबसे मेन कॉमन सिम्टम्स तो होता है उसमें ओवर थिंकिंग। अगर आपको ओवर थिंकिंग है तो ये अपने आप में आपको एक सेल्फ डायग्नोसिस बनाने के लिए काफ़ी है कि आप किसी न किसी तरह की डिप्रेशन या एंजाइटी से आप सफ़र कर रहे हैं। कॉमन कारण क्या है, रीजंस क्या हैं? तो डेफिनेटली लाइफ स्टाइल, जो अभी एक चेंज आया है सोसाइटी में, एक बड़ा चेंज आया है, जो एक हमारे एक्सपेक्टेशंस बड़े हैं, अपने आप को सेल्फ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हुए हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी एक सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन चाहते हैं। वो रिकॉग्निशन की जो दौड़ है वो बच्चों से शुरू हो जाती है, वो टीन एज में आके बढ़ जाती है, और जब हम करियर में पहुँचते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो दौड़ है, ये जो भाग दौड़ है, इसने कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेस दिया है। हम लोगों से दूर हुए हैं, हम अपने आप से दूर हुए हैं, हम कहीं ना कहीं वर्चुअल हुए हैं। तो ये जो चेंज आया है सोसाइटी में, ये चेंज हमको नॉर्मल नहीं रहने दे रहा है, हमको रिलैक्स नहीं रहने दे रहा है। ये लगातार हम किसी तरह के तनाव में या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, अपने आप से ही लगे हुए हैं। ये सब कारण है जिसकी वजह से हम उतना रिलैक्स नहीं है, और इसकी वजह से हम स्ट्रेस में जाते हैं, हम सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हैं, हम एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बोला आपने। एक्सपेक्टेशन एक मेन रीज़न है जो भले ही वो खुद से, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे थे कि यार मैं इतना तो अचीव कर ही लूँगी, ये कर ही लूँगा, बट लाइफ हैज़ डिफरेंट गोल्स, वो आप वो नहीं कर पाते हैं। तो एक ये भी रीज़न हो जाता है आपको मेंटली डाउन करने का। एक्सपेक्टेशंस भले ही वो खुद से हों या किसी और से हों, अगर वो एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो आपको मेंटली थोड़ा सा अनफिट कर देती है। डेफिनेटली देखिए, एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। आप सपने देखें, सपने देखने में बहुत अच्छा है, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है उससे। लेकिन वो कितने रैशनल हैं, ये बहुत ज़रूरी है। वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। वो आपकी सिचुएशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आपकी मेंटल कंडीशन को, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो आपका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपका क्या सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है, आपका आप इंट्रोवर्ट हैं और आपके एक्सपेक्टेशन एक्सट्रोवर्ट के हिसाब से हैं, तो आपका नेचर उसके साथ मैच करता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सोचना बहुत ज़रूरी होती है। तो हम जब भी कोई बात करते हैं कि हम सपने देखें या हम अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बढ़ाएं, ज़रूरी है। माँ बाप भी बोलते हैं कि आप थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशन हाई रखो, आप अपना और ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन साथ साथ में आप ये भी समझें कि वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। आजकल वेब सीरीज और ओटीटी कल्चर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इफेक्ट लोगों के ऊपर। जैसे कि कबीर सिंह एक मूवी आई थी, उसने वो बहुत हिट हुई, बहुत सारे पैसे कमाए उसने, लेकिन उसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी यूथ के मन में डाला है कि एडिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सिगरेट पीना बहुत कूल है, दारू पीना बहुत कूल है। तो ऐसी जो वेब सीरीज़ हैं, ऐसी जो मूवीज़ हैं, ये यूथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, और ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैबिट्स को इंक्रीज़ करती हैं।
तो आपका क्या टेक है सर उस पर कि कैसे ये मेंटल इलनेस को और बढ़ाती है ये नेगेटिव मूवीज और नेगेटिव ओटीटी वेब सीरीज? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो मीडिया या इस तरह की मूवी जब बनती हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जब उनका एक मेन उद्देश्य होता है कि वो लोगों को के अंदर उत्तेजना पैदा करना चाहती है ना, क्योंकि उनको वो मूवी की तरफ अट्रैक्ट हो या वो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आए जिसमें उनको एक एक्साइटमेंट फीलिंग हो। तो एक्साइटमेंट लाने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी उनको डालनी पड़ती हैं जो मनुष्य मतलब व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। वो उसको कई ऐसी चीज़ों के लिए मोटिवेट कर सकती हैं जो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जब जब हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस उसमें दिखाया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन दिखाया जा रहा है और उसको भी महिमा मंडित किया जा रहा है, मतलब उसको एक ऐसा दिखाया जाता है कि एक कूल पर्सनालिटी वो शो कर रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी जो एक इमेज है वो अपने आप को इन्फीरियर फील करता है और वो फील करता है कि जो इस तरह से जीते हैं वो सुपीरियर है, या वो लाइफ स्टाइल जो है वो सुपीरियर है कहीं ना कहीं। उसके मूवी कभी उसके साइड इफेक्ट उतने अच्छे से नहीं दिखाती, या उसके जो नुकसान होते हैं, उसके क्या इफेक्ट आते हैं वो नहीं दिखाती, क्योंकि वो हीरो कर रहा है। जब आपका हीरो ये सब कर रहा है तो वो कैसे गलत हो सकता है? तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जब वो बच्चे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो बच्चे उस चीज़ों को इतना रैशनलाइज नहीं कर पाते चीज़ों को। तो वो इस तरह के कंटेंट जो है लोगों के मन में, बच्चों के मन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सेंसर करने की ज़रूरत है। अभी हम मूवी पर तो सेंसर है, लेकिन ओटीटी पे तो अभी कोई सेंसर भी लागू नहीं हुआ है। तो अभी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है जो बिल्कुल रोकी जाना चाहिए और ये सही नहीं है। जो मूवीज आजकल, जैसे हम कबीर सिंह की बात कर रहे थे, उन मूवीज में ये बताया गया है कि प्यार में आप पागल कैसे हो सकते हो। रिलेशन आजकल बहुत ही बड़ा इशू है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, अपने सेंसेस खो बैठते हैं। ये मूवीज भी ये चीज़ हाईलाइट करती है कि यार आपको अगर प्यार हुआ है तो उसके बाद अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको पागल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर पागल नहीं हुए तो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। पहले भी जो मूवीज बनती थी और अभी भी जो मूवीज बन रही हैं या वेब सीरीज बन रही हैं, उसमें एक एडिक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है कि आपको एक इंसान से इतना एडिक्शन होना चाहिए कि आप उसके जाने के बाद आपका खेल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो लेकिन आई डोंट थिंक तो रिलेशनशिप ऐसे वर्क करते हैं। आई डोंट थिंक तो लव ऐसे वर्क करता है। इफ़ यू रियली लव समवन तो उसके बाद आपका इतना पागल होना लाजमी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं सर इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जो पागल वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसको हम यूज़ नहीं करना चाहिए। ये पागल वर्ड हम कहीं ना कहीं इसी लोगों के उससे जोड़ते हैं मेंटल इलनेस के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और ये स्टिग्मा पैदा करता है। तो इस वर्ड को अवॉइड करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इसको पागलपन कहते हैं या इसको हम एक मानसिक स्थिति में पहुँच जाता है जब व्यक्ति किसी के प्यार में दीवाना हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया जाता है, उसको बहुत ग्लैमराइज किया जाता है। तो वो लोगों को रियलिटी से अलग कर रहा है। वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आपने अपनी एक कहीं ना कहीं वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में अपने को रिलेट कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं आपको वही रियलिटी लग रही है। तो अभी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा वर्चुअल होता जा रहा है, तो वो रियलिटी से दूर हट रहा है। वो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने परिवार के साथ जो उसके संबंध है, जो बॉन्डिंग्स हैं, जो उसके संस्कार बचपन से पैदा किए गए थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते थे, आज वो ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उतने रियल हैं ही नहीं, आप वर्चुअल हैं। आप कोई भी फीलिंग महसूस करते हैं तो आप व्यक्ति के सामने उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आप उस पर जाके आप किसी सोशल मीडिया पर जाकर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि आपका तरीका बदल गया है। आपको लगता है कि एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो ये है। आप कभी लोगों से बात, इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा अनसोशलाइज होते जा रहे हैं, मतलब या उनके अंदर सोशल कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो बहुत आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत रियलिटी के साथ जाते थे। हम समझते थे वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं है, उसके विचार क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। हम उन चीज़ों को नहीं देखते, हम सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखते हैं, हम उसके पावर को देखते हैं, वो कितना इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली वो अट्रैक्शन है, वो लव नहीं है। तो जब आप लव की बात करते हैं तो लव कहीं भी आपको तकलीफ नहीं देता है,
क्योंकि वो डिमांड नहीं होती है ना। आप किसी को अच्छा प्यार करते हो तो उसको अच्छा भी देखना चाहते हो, उसको खुश देखना चाहते हो। यहाँ पर तो उल्टा है कि आप अपने आप को खुश करने के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे होते हो, या कई बार बहुत पजेसिव हो जाते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो और बोलते हो उसको ये लव है, क्योंकि वो आपको खुश नहीं कर रहा है, तो ये लव नहीं है। तो पहली बात तो ये अपना नज़रिया बदलना है और लव को बहुत अच्छे से परिभाषित करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तब आप इस गलत झूठे दुनिया से बाहर आएंगे और फिर आपको तकलीफ नहीं देंगे, ब्रेकअप्स आपको तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि वो व्यक्ति शायद आपके लिए सही नहीं था, आपके लिए कुछ और बेहतर आपके लिए है। रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम। रिलेशनशिप के का नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो मैरिज होता है। और मैरिज की अगर हम बात करें तो अभी जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट का ह्यूमन बन चुका है कि वहाँ पर उनको समझ नहीं आता कि अभी लव मैरिज का कल्चर बढ़ चुका है, बट हमारे जो पेरेंट्स के उनके टाइम पे लव मैरिज का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं था। तो उस टाइम पे उनको पार्टनर चूज करने में उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। मतलब आप अगर किसी से प्यार करते हो तो ठीक है, बट अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है कि अभी अगर किसी को कि कोई इंसान पसंद है तो वो उस बात को लेके भी कंफ्यूज रहता है कि आगे क्या करना है, आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है। तो कंफ्यूजन का रीज़न क्या है? वैरायटी ऑफ ऑप्शंस या फिर डिफरेंट माइंडसेट? कंफ्यूजन का अभी जो यूथ में कंफ्यूजन है लव को रिलेटेड या पार्टनर्स को रिलेटेड, उसका मेन रीज़न क्या है? पहली बात तो यह है कि हम जब पुरानी बात करें कि मैरिज जब हम करते थे तो उसमें वो मैरिज एक्चुअली दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होती थी, दो परिवार के बीच में होती थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी और बहुत रियलिस्टिक होती थी। वो सारी चीज़ें, उसका जो तालमेल उसके साथ कैसा रहेगा उस बात का बहुत ज़्यादा विश्लेषण होता था, उस बात की बहुत ज़्यादा खोजबीन होती थी। उसके बाद हम एक कंफर्टेबल एक इन्वायरमेंट में उस लोगों की शादी मैरिज करते थे। और ऐसा नहीं था कि अगर हम ये बोले कि हालांकि एक समय ऐसा भी था कि जब वो लड़के लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और उनको पहली बार ही वो अपने शादी के दौरान ही या शादी के समय ही वो एक दूसरे को देखते थे, वो भी गलत है। वो एक अति है, हर चीज़ की एक अति गलत होती है। उसकी भी एक अति है जो गलत थी। लव मैरिज की भी एक अति है जो गलत है। तो लव मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन आप पहले एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन जब आप सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं, कभी आप इससे अट्रैक्ट होते हैं, कभी आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो कन्फ्यूजन पैदा होगा ना, क्योंकि वो आप मन के तल पर कर रहे हो। आप कहीं भी उसमें कहीं भी आपकी विवेक इन्वॉल्व नहीं है, आपकी बुद्धि उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपकी समझ उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जब समझ इन्वॉल्व होती है तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये कन्फ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन ऑफ मेथड है वही गलत है। तो सिलेक्ट करने से पहले आपको चीज़ों को समझना होता है। और कई बार आपको जब भी आप किसी सिलेक्ट करते हैं तो आप क्यों परिवार से छुपाते हैं, उसको क्यों छुपाने की जरूरत पड़ रही है? छुपाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कोई ऐसे एस्पेक्ट है जो आपको लगता है कि परिवार को नहीं पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप सही हैं और आप एक मैच्योर कंडीशन में हैं तो आप एक टाइम पर आकर अपने फैमिली को बताएं और आप उससे मिलवाएं, आप एक दूसरे परिवार को जानें, तो आपको मुझे नहीं लगता कि उसको छुपाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सही सिलेक्ट कर पाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आजकल अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ज़्यादा चॉइसेस मिल रही है इस कारण या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से इस कारण? जैसे पहले लव की जो मैरिजेस रिलेशनशिप की जो भी डेफिनेशन थी वो बहुत ही सिंपल थी कि किसी के लिए जेन्युइन केयर है, रिस्पेक्ट है, वो है इसीलिए है। बट आज थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। करियर पे भी फोकस देना है, डिसीजन पे भी फोकस करना है। तो अभी इतना चेंज क्यों हो गया है? देखिए अभी अगर बात मेंटलिटी में बहुत चेंज आया है, क्योंकि अभी अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि लोग बहुत शारीरिक तल पर जी रहे हैं। वो अपनी मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे हैं। वो चाहे आप किसी से अट्रैक्ट है, उसको आपको पा लेने की इच्छा है, या आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की इच्छाओं को पूरा करना है, तो आप बस सिर्फ अभी जो प्रेजेंट में है उसको जी लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके अंदर वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई चीज़ों की। एक लव की एक रिस्पेक्ट होती थी, तो आप जब उसी रिलेशनशिप में जाते थे तो उसकी एक गरिमा होती थी, आप उसका रिस्पेक्ट करते थे। अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अभी बहुत कल्चर आ गया, अभी आप बहुत सारी ऐप आ गई हैं, जो डेटिंग ऐप आ गई हैं, हुकअप बहुत ज़्यादा कल्चर में आ गया है। तो ये जो अभी चेंज आया है यूथ में, तो अभी उनको कल की चिंता नहीं है, वो सिर्फ आज को जी लेना चाहते हैं।
तो अगर वो आज आपके साथ उसको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ उसको अच्छा लग रहा है, तो वो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो वैल्यूज़ नहीं है जो आपको एक अपने कल्चर से मिलती है, अपनी सभ्यता से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है, वो खो गई है। तो ये परिणाम है, दुष्परिणाम है, और यही इसका नतीजा है। और इसीलिए आजकल इतनी ज़्यादा केसेस डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों के आ रहे हैं। एक रीज़न डिप्रेशन एंजाइटी का या मेंटल इलनेस का करियर से रिलेटेड भी होता है। हमारे जहाँ से हम आते हैं, हमारे छोटी जगह से जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पे मेंटल इलनेस या फिर एंजाइटी डिप्रेशन का उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि मेंटल इलनेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। तो वो एग्जैक्टली फोर्स करते हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, आपको ये अचीव करना है, मतलब करना है, एनी हाउ आपको करना है। सो कैसे आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं पेरेंट्स के बीच में मेरे, और कैसे आप इस स्टिग्मा को हटा सकते हैं कि पेरेंट्स भी समझें कि आप करियर पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन आपका मेंटल फिटनेस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, करियर भी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो करियर जो आपने चूज़ किया है वो आपकी इंटरेस्ट का है या नहीं है, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे अंदर करियर काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। करियर सिलेक्शन से पहले करियर काउंसलिंग होती है। जब 10th के बाद जब बच्चा किसी क्लास में जाता है, अगली क्लास में जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये चूज़ करना होता है कि अब उसको किस करियर पाथ पे आगे बढ़ना है। तो कई बार वो इन्फ्लुएंस में होता है, या 10th क्लास के बच्चे का उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स में भी उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चा 11th में आता है, तो हमको उसको किस करियर पाथ में डालना है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, उसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें जानना जरूरी है। उसकी सबके लिए एक प्रोफेशनल सेटअप में एक करियर काउंसलिंग की जाती है। तो करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट अभी तो बड़े शहरों में उतनी जागरूकता नहीं है, तो छोटे शहरों से तो बात ही नहीं कर सकते, छोटे शहरों के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो छोटे शहरों में भी अगर ये जागरूकता हो तो बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट को उसमें आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल से कम इसको शुरू करें। तो जब बच्चा 10th में होता है, उस समय उसके कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। वो उसके पर्सनालिटी को बताते हैं, उसके एप्टीट्यूड को बताते हैं, उसकी अभिक्षमता को, उसके इंटरेस्ट को बताते हैं, रुचि को बताते हैं, और उसकी बौद्धिक क्षमता को बताते हैं। अभी भी कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि अभी इस एज में भी आके कि आगे क्या करना है। बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हम स्टेप्स ले लेते हैं, करियर डिसाइड कर लेते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ खुद ही करनी है, आपको अपना करियर में खुद ही सस्टेन करना है। तो मेरे हिसाब से आपको वही चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, हम इलनेस की बात कर रहे थे। ये चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि बच्चों में भी कई टाइप के इलनेस और डिसऑर्डर्स होते हैं। बचपन से ही कई मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम्स कई लोगों में देखे जा सकते हैं। तो आप उनसे कैसे डील करते हैं सर? हाँ, देखिए, बच्चों में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम अगर उनको बहुत इनिशियल लेवल पर ही आइडेंटिफाई कर लें, तो उन बच्चों को भी किसी गंभीर मेंटल इलनेस की तरफ जाने से बचाया जा सकता है। इसके लिए बहुत कम अवेयरनेस है। मतलब मैं अगर बात करूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने प्रताड़ित होते हैं कि, और वो प्रताड़ित करने वाले कई बार उनके माँ बाप होते हैं, और उसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको लगता है हमारा बच्चा नालायक है, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, और ये तो शायद मार से ही मानेगा, और इवन टीचर को भी बोलते हैं कि आप तो उसको जैसे भी पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ, कुछ भी करो, तो टीचर भी उसको प्रताड़ित करने लगते हैं। हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या वजह है कि बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्या उसके पीछे कोई कारण है। तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे ADHD डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको एक जगह पर बिठाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों के साथ कई बार पेरेंट्स जो है कुछ ज़बरदस्ती करते हैं उनको कंसंट्रेट कराने के लिए, उनको पढ़ाई में बिठाने के लिए। तो जब उनके साथ जो डील किया जाता है, उसमें भी कई बार ऐसे बच्चे थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि इसके साथ में एक्चुअली ADHD की प्रॉब्लम है, या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम उस पर काम करें, ऐसे बच्चों को किसी प्रोफेशनल से मिलें, किसी डॉक्टर से मिलें, साइकोलॉजिस्ट से मिलें,
तो फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है और उसमें एक प्रॉपर एक साइंटिफिक इंटरवेंशन होगा, तब आप उस बच्चे के साथ डील कर पाओगे। उसके मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं ऐसे बच्चों के साथ डील करने के। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत कॉमन होती है, डिसलेक्सिया जिसको हम बोलते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, तारे जमी पे मूवी उस पर बनी है। तो ऐसे बच्चे डिफिकल्टी महसूस करते हैं और आपको पता है उसमें उसके पेरेंट्स के साथ कैसे डील कर रहे थे। तो ऐसे जब हम ऐसे बच्चों को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनमें ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या कई बार बच्चों में थोड़े कंडक्ट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी होती है, ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चों में ऑटिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, ऐसे बच्चों में सोशलाइजेशन की कमी होती है, वो कम्युनिकेशन उनका डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनको प्रॉपर तरीके से उनको उनके पेरेंट्स को गाइड करना और उसको प्रॉपर इंटरवीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जब बच्चे जो बाई बर्थ प्रॉब्लम लेकर पैदा हुए थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और कई बार एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ये सब आगे जाके उन ऐसे बच्चों में डेवलप होती है। तो वो सब चीज़ें बहुत इनिशियल लेवल पर रोकी जा सकती थी अगर उस पेरेंट्स में थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। और कई बार स्टिग्मा की वजह से भी पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में झिझक महसूस करते हैं। तो स्टिग्मा भी सोसाइटी से हटना ज़रूरी है और ऐसे बच्चों को प्रॉपर गाइड मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर इंटरवेंशन मिले, तो हम बच्चों को बहुत इनिशियल लेवल पर ही किसी तरह की गंभीर मानसिक बीमारियों में जाने से रोक सकते हैं। जो हाइपर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चों पे क्या अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का? जो सोशलाइज करने नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, उनका क्या होता है? जो पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग की कुछ कमियां होती है, बहुत पेरेंटिंग स्टाइल होती है, लोगों को जानना चाहिए पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, पेरेंटिंग मॉडल के बारे में। उसमें एक पेरेंटिंग स्टाइल होती है, इसमें हम बहुत ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को। तो बच्चों को बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रखना भी सही नहीं है और कई बार बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है बच्चों को, तो पेरेंट्स उतने परवाह नहीं करते हैं बच्चों की। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो आप किस तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी है, सबके बीच में एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है, पूरे टाइम बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना, उनको देखते रहना बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। तो हम बच्चों को पूरा मौका दें, उनकी बातें सुने, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको भी मौका दें अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, डिसीजन लेने का, उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग डेवलप हो, उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। वो इन्वायरमेंट आप उसको घर में दें पहले, तभी जब आप उसको घर में वो इन्वायरमेंट मिलेगा तभी वो बाहर जाकर वो चीज़ें डेवलप कर पाएगा। तो सही पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ में, और ये पेरेंट्स को समझना जरूरी है। और कई बार बच्चों में प्रॉब्लम ना होते हुए पेरेंट्स में ही प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली पेरेंट्स हो सकता है किसी तरह की मेंटल इलनेस से, किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से में सफ़र कर रहे हो, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके फ्रस्ट्रेशन है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनकी एंजाइटी है, जो कहीं ना कहीं बच्चों पर प्रोजेक्ट होती है। तो अगर एक ही बात ध्यान रखें आप कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों में, आपकी किसी फैमिली मेम्बर में, आपके परिवार में कुछ दिनों से कुछ नकारात्मक बदलाव आया है, बच्चों में उनके विचारों में बदलाव आया है, उनके व्यवहार में, उनके इमोशंस में बदलाव आया है, तो ये अलार्मिंग साइन है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक टाइम है कि अब आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। वो चाहे आप बच्चों के साथ हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो फैमिली काउंसलिंग हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग हो, बच्चों की काउंसलिंग हो, पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, आपको डेफिनेटली इस तरह की प्रोफेशनल हेल्प के लिए आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं बात करने में, हमको कैंसर भी हो जाएगा तो हम बताने में झिझक महसूस नहीं करते हैं, हमको डायबिटीज़ होती है, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा पड़ोसी भी जानता है हमारे साथ क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस भी होता है, अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी या माइल्ड लेवल पर भी होता है, तो आपका पड़ोसी क्या, आपके समाज को पता नहीं चलता है कि आप किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो खुल के बात करें, शेयर करें और एक प्रोफेशनल हेल्प लें। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे फिजिकल इलनेस होती है उसी टाइप से मेंटल इलनेस होती है, क्योंकि माइंड भी एक बॉडी का पार्ट ही है। अगर उसमें कुछ खराबी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो एंजाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रॉमा से रिलेटेड हो। आई थिंक हमारे सारे डाउट्स और सारी क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन दिस शो। थैंक यू।